सर, अगर यूपी के इलेक्शंस की बात की जाए, राम मंदिर, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है ये अगर थोड़ा बाद में होता, प्राण प्रतिष्ठा, तो शायद फर्क पड़ता, लेकिन राम मंदिर एज ए इशू इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? मैं इस दृढ़ मत का हूं कि राम मंदिर कभी चुनाव का मुद्दा नहीं था। नहीं, सही है। कभी चुनाव का मुद्दा नहीं था। जब वो ढांचा गिराया गया, उसके पहले उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार 223 विधायकों के साथ थी। ढांचा के गिराए जाने के बाद वो सरकार बर्खास्त हुई, चुनाव, विधानसभा भंग हुई, चुनाव हुआ तो कल्याण सिंह की पार्टी के दल को, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 177 सीटें मिली। तो जब वो ढांचा ढाया गया तब वो मुद्दा नहीं था। तो अब राम मंदिर मुद्दा कभी बन ही नहीं सका। उसके बाद वो मुद्दा तभी तक था जब वो 3 डोम थे, जिससे लोगों को देखकर चिढ़ होती थी, गुस्सा होता था, तब तक वो मुद्दा था। उसके बाद वो कभी चुनाव का मुद्दा नहीं था। इसी का एक मैं आपसे अनेक्षर सवाल पूछूंगा। जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो हमने फर्स्ट फेज के बाद जो भाषा शैली देखी, जिस तरीके से चीजें उठाई गई, वो एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। यूपी में भी शायद 23 सीटें हैं जहां पर 20% से ज्यादा है। वो क्या कंसोलिडेट किया और उसके काउंटर में दूसरा वोट कंसोलिडेट किया, उसको आप कैसे देखते हैं? अगर आपके पास आंकड़े हो तो आप खुद देख लीजिएगा कि जिन 23 सीट्स की आप बात कर रहे हैं, वहाँ मुस्लिम वोट परसेंटेज 20 से ज़्यादा है। उसमें से ज़्यादातर सीट, मुझे लगता है 20-21 सीट बीजेपी ने जीती होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो होता क्या है कि केवल मुसलमान तो वोट से तो कोई जीतता नहीं है। जब मुस्लिम कंसोलिडेशन होता है तो उसके काउंटर में हिंदू कंसोलिडेशन ज़्यादा बड़ा होता है। वो जात पात के बैरियर्स को भी तोड़ देता है, तो वहाँ जीतना आसान हो जाता है। इस वजह से आप उस नतीजे पर, आपका जो आप बता रहे हैं 22 या 23 सीटें हैं, उसमें 20 या 21 सीट जीती होगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक कह रहे हैं जी। और सब रिजर्वेशन का मुद्दा जो बार बार कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और ओबीसी का मुद्दा, वो कितना प्रभावी रहा उत्तर प्रदेश में? देखिए, दलितों में, और खासकर जो बुजुर्ग दलित हैं वो नहीं, जो युवा दलित हैं, जो नौकरी पेशा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो मोबाइल चलाते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये चुनाव कम्युनिकेशन के लिहाज से 2 हिस्सों में था। मेन स्ट्रीम मीडिया में केवल और केवल बीजेपी की बात हो रही थी, और सोशल मीडिया में केवल कांग्रेस और गठबंधन की बात हो रही थी। वहाँ वो लीड कर रहे थे, वहाँ उनका कब्जा था। तो सोशल मीडिया में जो दलित और अति पिछड़ी जातियाँ मोबाइल चलाती थी, सोशल मीडिया में को देखती थी, इन्वॉल्व थी, उन्होंने ये नैरेटिव नीचे तक पहुंचाया कि 400 सीट मतलब संविधान बदलना। इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी 3-4 नेता थे, और संविधान बदला जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो आप अगर देखें कि गठबंधन को जो थोड़े बहुत दलित वोट मिल रहे हैं और अति पिछड़ों के वोट मिल रहे हैं, वो इसी वजह से मिल रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में मैंने यादवों के साथ दलितों को वोट करते देखा। ये क्या किसी आगे आने वाले संकेत की तरफ इशारा करता है? क्या ये जो दलित वोट में बिखराव होना है? देखिए, दलित वोटों का तो बिखराव हो चुका है, अब उन्हें सेटल होना है। अगर दलित वोट गठबंधन की तरफ जाते हैं, कंसोलिडेट होते हैं, कांग्रेस की तरफ जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी ज़्यादा चिंता करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो पुराना वोट बैंक उन्हीं का था। 84 से पहले, जब अप्रैल 84 में बहुजन समाज पार्टी का गठन होता है, उससे पहले वो सारा का सारा वोट बैंक कांग्रेस के पास था। अगर जिस दिन दलित कांग्रेस के पास चला गया, उस दिन मुसलमान भी कांग्रेस के पास जाएगा, तो वो एक वोट बैंक बनेगा। उसके बाद फिर उसकी पुरानी जातियाँ वापस लौट सकती हैं। मुझे लगता है कि मुझे अभी इस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। नतीजे आए, और नतीजे आने के बाद जो सरकार चलेगी, बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा। सर, अभी इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें, हमारे पास आ चुका है पोल्स ऑफ पोल। यहां पर अब वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स। ये देखिए, सीधा आइए आपकी स्क्रीन पर TV9 पोल स्टार्ट। 346 एनडीए, इंडिया 162, अदर्स 35। जी, और एक्सिस माई इंडिया दे रहा है 381 एनडीए को, इंडिया गठबंधन को 148, और अन्य के खाते में 14 सीटें। CNX 386 एनडीए, इंडिया 124, अदर्स 33। चाणक्य 400 दे रहा है एनडीए को, यानी 400 पार अगर कोई दे रहा है तो वो चाणक्य दे रहा है, और इंडिया गठबंधन को 107, अन्य के खाते में 36। सी वोटर की बात की जाए तो 368 एनडीए, इंडिया 167, अदर्स 8।
और पोल ऑफ पोल्स क्या, देखिए पोल ऑफ पोल्स की तस्वीर क्या उभर कर सामने आती है। 376 पर पहुंच रहा है एनडीए, 141 इंडिया गठबंधन, अन्य के खाते में 26। तो पोल ऑफ पोल की जो तस्वीर दिख रही है उसमें 376 तक एनडीए गठबंधन पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जरा रिकैप कर दें हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपको शुरुआत करते हैं हम लोग तमिलनाडु से। अब यहां पर किसको कितनी सीटें कहां पर मिली है? नंबर 1 सबसे पहले तमिलनाडु की बीजेपी +2, कांग्रेस 8, डीएमके -3, 21, एआईएडीएमके 0, पीएमके +1, ओपीएस 1, लेफ्ट 0 गेन और 4 पर, और एमडीएमके 1 +1 हो गया है, वीसीके 1। तमिलनाडु के बाद अगले प्रदेश की बात करेंगे हम, आपको एक एक कर सभी प्रदेशों का आंकड़ा दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हमारा एग्जिट पोल क्या बता रहा है। केरल की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट का फायदा हो रहा है, 1 सीट उन्हें मिल रही है। कांग्रेस पार्टी को 13 सीटें मिल रही हैं, 2 सीट का नुकसान है। केईसी को 1 सीट मिल रही है, 1 सीट का फायदा। आरएसपी को कुछ नहीं मिल रहा है, 1 सीट का नुकसान हो रहा है। सीपीआईएम को 2 सीटें मिल रही है, 1 सीट का फायदा। सीपीआई को 1 सीट मिल रही है, 1 सीट का फायदा हो रहा है। केईसीएम को 1 सीट का नुकसान हो रहा है, उनका खाता इस बार खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा केरल में। और इसके बाद अब बात कर रहे हैं हम अगले स्टेट की। आपके सामने जो अगला स्टेट है वो है कर्नाटक। बीजेपी 18 -7, कांग्रेस 8 +7, जेडीएस 2 +1, अदर्स 0 -1। इसके बाद बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में तस्वीर देखिए किस तरह की दिखाई दे रही है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 7 सीटें मिल रही हैं, 3 सीटों का फायदा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें, 5 सीट का फायदा। बीआरएस को 1 सीट मिल रही है, 8 सीट का नुकसान हो रहा है कुल 17 सीटों में से। और एआईएमआईएम को 1 सीट मिल रही है, ना नफा ना नुकसान। तेलंगाना के बाद अब हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र की अगर बात करें तो ये देखिए, बीजेपी +2, कांग्रेस 0, वाईएसआरसीपी -9, 13, टीडीपी +6, 9 हो गया है। जेएसपी +1, 1 हो गया, लेफ्ट 0, अदर 0। और इसके बाद बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की तस्वीर 7 की 7 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, बिल्कुल तस्वीर नहीं बदल रही है 2019 की तुलना में। यहाँ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बीजेपी को 7 की 7 सीटें दिल्ली में